अगर किसी में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन से टेस्ट के लिए कहाँ जाएं? सो अगर ऐसी कोई भी सिम्टम है कि आपके बाउल हैबिट्स चेंज है, मींस कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, या आपको कोई रेड कलर्ड स्टूल आ रहा है या मतलब ब्लड आ रहा है स्टूल में, या आपको फटीग हो रही है लगातार जो करेक्ट नहीं हो रही है, या आपको पेट की फुलनेस, बर्प्स, क्रैम्प्स, अनइजीनेस, या आपका वेट लॉस हो रहा है विच यू डोंट वांट कि वेट लॉस क्यों हुआ है अचानक से अगर हो रहा तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियंस and a physician who has an experience in detecting all these things, and फिर वो आपको एडवाइस करेंगे क्या टेस्ट कराना है. सो लाइक सबसे पहले लोग अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं. अल्ट्रासाउंड में मैक्सिमम टाइम यू कैन मिस द थिंग्स. तो अल्ट्रासाउंड भी बहुत अर्ली चीज को नहीं पकड़ सकता, बट अगर हमें ये सिम्टम्स करेक्ट नहीं हो रहे तो बेस्ट टेस्ट आज के टाइम पे इज कोलोनोस्कोपी विच कैन डिटेक्ट एनी ग्रोथ इन योर कॉलन. ये कैसे होता है ये कोलोनोस्कोपी? ये बेसिकली जैसे एंडोस्कोपी हम करते हैं मुंह से, वो पेट की मतलब स्टमक की है. कोलोनोस्कोपी मींस आप पूरे कॉलन को चेक करते हो, जो टट्टे के रास्ते से नीचे से शुरू करते हैं और पूरा कॉलन. उसमें पहले आप तैयारी करते हो, अब दवाई देते हो पेट साफ करने की, फिर पूरा कॉलन को चेक करते हो. तो वेरी सिंपल टेस्ट, 5 to 10 मिनट्स प्रोसीजर. थोड़ा सा आपको सुला के करते हैं, ताकि नो पेन, और इसमें आप 90-95% एक्यूरेसी रेट है कुछ भी पकड़ने की. आपने एज ग्रुप की भी बात की, जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत कम एज ग्रुप के भी लोग आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, तो अभी तक आपने सबसे कम एज ग्रुप वाले में किस में देखा है कि ये कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ है? अब कोलोन के कैंसर में हम 2 सिंड्रोम बोलते हैं. सिंड्रोम मींस हेरिडिटी, जो फैमिली में जेनेटिक्स चलता है. एक कहते हैं FAP, दैट इज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, और एक होता है लिंच सिंड्रोम, that is hereditary non polyposis colonic cancer syndrome. So जो FAP है, FAP एक जीन है. अगर फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आप वो जेनेटिक टेस्ट करोगे FAP, और ये FAP उन्हीं में करते हो जिनके कोलोन में बहुत सारे पॉलिप्स हो. पॉलिप्स क्या है कि ओवर ग्रोथ है टिश्यूज की कोलोन के अंदर, और अगर किसी के कोलोन में बहुत सारे पॉलिप्स हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये यही सिंड्रोम है FAP, और फिर आप जेनेटिक टेस्ट करते हो. आपने वो जेनेटिक टेस्ट किया और वो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया, क्योंकि फैमिली में 100% पेनिट्रेंस है कि भी हाँ ये फैमिली में जाएगा, और जिसको ये जीन मिल गया उसको 100% कैंसर डेवलप होगा ही होगा. तो वी हैव ट्रीटेड अ चाइल्ड ऑफ 10 and 11 years जिसकी फैमिली में FAP सिंड्रोम. अब उनको भी पॉलिप्स हैं और जीन पॉजिटिव है, तो आप प्रोफिलेक्टिक सर्जरी बोलते हैं. प्रोफिलेक्टिक मींस कि इससे पहले आपको कैंसर हो आपके कोलोन को निकाल ही देते हैं. यस, और पूरा कोलोन निकलता है उसमें, बिकॉज 100% चांस है उसको कैंसर होगा ही होगा. वो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद, वी नेवर नो, बट होगा पक्का. तो बिफोर कैंसर डेवलप्स आप उनके कोलोन को निकाल देते हैं. तो इसके बाद कुछ उनके हेल्थ पर अफेक्ट नहीं होता? देखो हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोलोन का काम मैंने बोला आपको स्टूल को सॉलिड बनाते हैं. तो अगर आप छोटी आंत बची, छोटी आंत को नीचे जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आपको डायरिया के चांसेस ज्यादा रहेंगे. और वो धीरे धीरे हम एक वर्ड यूज है कोलोनाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस छोटी आंत भी बड़ी आंत का फंक्शन करने लग जाएगी थोड़े दिन बाद. ये एडेप्टेशन है हमारे सिस्टम की. जब आपके पास कोई चीज ऑर्गन नहीं है तो आपको दूसरा सिस्टम उसको लेने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वो डायरिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. ओके. और लेकिन शुरुआत में फिर वो पेशेंट क्या प्रॉब्लम फेस करेगा जब उसका कोलोन डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, यू हैव टू मैनेज ऑन डाइट. डाइट मींस फाइबर डाइट चाहिए ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सॉलिड स्टूल बने. उसको हम ऑन डाइट मैनेज करते हैं, सिर्फ डाइट बेस. और जो आप केस बता रहे थे कि 10 से 11 साल का बच्चा आपके पास आया था, तो इसको थोड़ा बताएंगे कि कैसे उसमें ये चीज़ डिटेक्ट हुई, क्या सिम्टम्स कुछ थे या नहीं थे उसको? उनकी फैमिली में था. हाँ. तो उनकी फैमिली में जीन पॉजिटिव आया. वो जीन पॉजिटिव तो फिर सारे बच्चे चेक करने, तो बच्चा था, लड़का था, उसको चेक किया तो उसको FAP पॉजिटिव था. तो देन यू हैव टू एडवाइस देम सर्जरी. अब पेशेंट को बच्चा है तो हम नहीं कन्विंस करेंगे, पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल है. अब पुराने टाइम में क्या होता था, जब आप इतनी बड़ी सर्जरी करो, मींस पूरा कोलोन, मींस राइट से सेंटर से लेफ्ट पूरा निकालना, तो आपको इतना बड़ा कट लगता था. नोबडी वांट्स दैट. बट नाउ वी डू रोबोटिक सर्जरी फॉर दिस. देयर इज नो कट, देयर इज नो कट, एंड जो कोलन हो भी आप नीचे से निकाल लेते हो. सो उसमें पेशेंट के रिलेटिव्स मींस पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू बिग कट. बिग कट मींस ऑब्वियसली लेट रिकवरी,
बिग कट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन, हर्निया, जो पेशेंट के पेरेंट्स के लिए बहुत अलार्मिंग हो जाता है, हर्निया भी हो सकता है इसके कारण। क्योंकि आप इंटरेस्ट आप ये क्लोज कर रहे हो वॉल को, ऑब्वियसली अगर टाके लूज हो जाए, इन्फेक्शन, तो हर्निया के चांस भी बन जाते हैं। हर्निया अगर यंग एज में होगा तो वैसे ही मुश्किल शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी मींस लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक है तो आपकी ये कॉम्प्लिकेशन बच जाती है। तो उसके लिए फिर आप कॉम्प्लिकेशन कम है तो पेरेंट्स को कन्विंस करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, आपने जैसे पहले की जो सर्जरी मेथड्स थी उसके बारे में बताया और अभी का जो आपने रोबोटिक सर्जरी मेथड उसके बारे में बताइए। इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करिए कि पहले क्या कॉम्प्लिकेशंस होती थी और अब रोबोटिक सर्जरी आने के बाद वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम हो गई हैं। सो जब भी हम कोलोन की सर्जरी की बात करते हैं तो कोलोन की सर्जरी का पहला कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एन ऑर्गन जो वैसे ही इन्फेक्टेड है, उसमें स्टूल है, सो मेनी बैड बैक्टीरिया देयर, अगर वो कहीं भी टच करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन करेंगे। तो पुराने टाइम में आप ओपन सर्जरी करते थे, पूरा कट देके कोलोन को निकालते थे, तो मान के चलो 30-35% उसको इन्फेक्शन होगा ही होगा आपके वॉल में। वॉल मीन्स आपने स्टिच लगाए, फिर आपको उसको ड्रेसिंग से, एंटीबायोटिक से करेक्ट करोगे। और आप जब एक हीलिंग होती है कि अच्छी हीलिंग, एक बैड हीलिंग, बैड हीलिंग इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, उसमें बाद में पेन, हर्निया फॉर्मेशन इज कॉमन। Then nowadays people talk about minimal invasive surgery means either laparoscopy or robotic. अब इन दो में डिफरेंस क्या है ये बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है। वो तो दूरबीन का ऑपरेशन बोला जाता है। अब दूरबीन मीन्स लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक इज लेटेस्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक पेशेंट के लिए फर्क है, एक सर्जन के लिए फर्क है। रोबोटिक में आई थिंक लोगों को लगता है कि रोबोट आके सर्जरी परफॉर्म करेगा। एक वो तो मेंटल है ही है कि हाँ। भी आप मेंटली ये सोचते हो कि भी हाँ ये रोबोट करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा। हाँ। तो मैं आपको बेसिक भाषा में डिफरेंस समझाता हूँ। व्हेन यू डू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें आप दूरबीन डालते हो एंड सर्जन पेशेंट के साथ खड़ा हुआ है एंड इज यूजिंग हिज 2 हैंड्स टू डू द सर्जरी। फिर एक असिस्टेंट है जो हेल्प कर रहा है। असिस्टेंट आपको दिखा रहा है कैमरे से कि डॉक्टर साहब यहाँ सर्जरी करनी है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर असिस्टेंट to guide you, and you are using only 2 hands and doing surgery. Now in robotic you again put ports. रोबोट की 4 आर्म्स होती हैं। पहले क्लियर करिए, रोबोट तो नहीं खड़ा होता वहाँ? नहीं, रोबोट नहीं है, ये मशीन है। मशीन है। हाँ। और ये एक मास्टर स्लेव टेक्नोलॉजी है, मींस डॉक्टर इज अ मास्टर एंड रोबोट इज अ स्लेव। सो आप उस रोबोट की 4 आर्म्स आती हैं, अंदर जाती हैं लाइक लेप्रोस्कोपी, एंड ये चारों आर्म एक डॉक्टर के कंट्रोल में, आप वो सर्जन है। ओके। अब असिस्टेंट नहीं है, अब रोबोट की 4 आर्म एक डॉक्टर कंट्रोल करता है दूर बैठ के, उसको सर्जन कंसोल कहते हैं। और उस सर्जन कंसोल में बैठ के कैसे सर्जरी करता है, वो पैर से भी और हाथ से भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है। आप पैर से भी मूवमेंट कर सकते हो और हाथ से भी। यस। एंड आप मूवमेंट करोगे, जो रोबोट के मैं जो मूवमेंट करूंगा हाँ। वही रोबोट करेगा। ओके। और जैसे ही मैं मतलब उसमें एक टच टेक्निक है कि भी मेरा कांटेक्ट जब तक मैं उसमें देख रहा हूं तब तक रोबोट काम करेगा, जैसे मैंने अपना सिर हटाया नहीं करेगा। तो उसमें जो एरर है, एरर इज 0, एरर इज ओनली मी। अगर मैं एरर करूंगा करने में तो एरर करेगा रोबोट, नहीं तो नहीं करेगा। सो रोबोट अपनी तरफ से नहीं चलता। दैट्स अ मिरेकल थिंग। अगर ऐसा हाँ, तो रोबोट नहीं चलता तो रोबोट नहीं है, वो हम हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये 3D टेक्निक है। आप 3D व्यू देख रहे हो, 3D व्यू देखो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, बड़ा दिखता है, 10 गुना बड़ा दिखता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जब आपको बड़ी दिखती है तो उसको बेटर हैंडल करते हो, ब्लीडिंग कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस आर लेस, और आपका डिसेक्शन मींस सफाई ज्यादा है। अगर आपकी सफाई ज्यादा हो तो इन्फेक्शन ऑब्वियस कम होगा। राइट। अब पेशेंट को फायदा क्या हो रहा है? पेशेंट को वही फायदा हो रहा है कि आपने दूरबीन से किया। सर्जन को क्या फायदा हो रहा है? सर्जन एक कंसोल में बैठ के सर्जरी कर रहा है, पेशेंट साइड नहीं खड़ा, ही कैन सिट कंफर्टेबली, पीस ऑफ माइंड है, 3D व्यू है, 10 गुना बड़ा दिख रहा है, बहुत आराम से सर्जरी कर सकता है, बात करते करते, गाने सुनते सुनते, जैसे भी करनी है आपने, पर यू आर एट पीस। तो जब डॉक्टर पीस पे होगा तो ऑब्वियसली आप सर्जरी बेटर परफॉर्म करोगे, और डॉक्टर के कंट्रोल में सब कुछ है, कैमरा भी, इंस्ट्रूमेंट भी। आपको कोई चीज को ट्रैक्शन देना है और फिर काटना है तो सब डॉक्टर के हाथ में है। वहां पे आप असिस्टेंट को बोल रहे हो इसको खींच के रखो, फिर आप काटोगे, तो ऑब्वियसली यू आर 2% परफॉर्मिंग सर्जरी, नाउ 1% इज डूइंग आप उस दैट। पे डिपेंडेंट सो दिस बिकम्स वेरी प्रिसाइज एंड कंट्रोल्ड सर्जरी, रोबोटिक्स होती है।
ओके, तो आपने जैसे यहाँ पे रोबोटिक की बात की, तो आपके लिए ये इजी हो जाता होगा, जैसे हमारे हैंड मूवमेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमते होंगे, एंड अगर हमें घूमना भी होगा तो Yes. इट टेक्स आप हाथ ऐसे ही घुमा सकते हो लेप्रोस्कोपी में, हाँ, बस हाँ, बस। रोबोट पूरा घुमा लेगा। पूरा सो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज मोर इन रोबोट। सो ये टेक्निकल एडवांटेज, मैंने बोला ना, एक फायदा सर्जन को है, एक पेशेंट को है, तो टेक्निकल एडवांटेज सर्जन को सारी जाती है। तो इसलिए जो प्रिसाइज मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल एंड प्रिसाइज, क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से टिश्यू को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट फिर पेशेंट को कन्वर्ट हो गया, अभी टेक्निकल एडवांटेज का भी और एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का भी आपको कट नहीं लगा, इन्फेक्शन के रेट ड्रॉप हो गए, रिकवरी फास्ट हो गई। बट इन सब में जो सबसे मेन बेनिफिट है, जब भी आप कोई भी इंटेस्टाइन की सर्जरी करते हो, आपने इंटेस्टाइन का एक पार्ट निकाला, अब जोड़ भी लगाना पड़ेगा। सो जो ये जोड़ है, अगर ये लीक करता है तो दैट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अब कौन सी टेक्निक है जो इस लीक को कम कर सकती है? दैट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर पेशेंट। ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोट में सबसे बेसिक डिफरेंस इस लीक का ही है। सॉरी, मिनिमम लीक रेट्स रोबोट के साथ है। व्हाई? बिकॉज नाउअडेज वी हैव अ टेक्नोलॉजी, जब इन जोड़ों को जोड़ते हो, एंड्स को, तो जब तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी ना उसमें, वो जुड़ेंगे नहीं।